साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में 360 डिग्री एंगल से जानकारी दी जाएगी, पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे अपने सेशन की ओर चलते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें, सबसे पहले स्टडी का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने जो करंट अफेयर कराई उसमें से 3 प्रश्न हम आपसे रैंडमली पूछेंगे, जिसका आपको जवाब देना है और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर्स आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर यानी आज की करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सब प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में मध्य प्रदेश करंट अफेयर, यानी कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जितने भी करंट अफेयर प्रश्न बन रहे होंगे महत्वपूर्ण, उन सारे प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टैटिक जीके के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो अभी तक जितने प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को रिवीजन हम लेकर के चल रहे हैं, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए जाएंगे। उसके बाद में करंट अफेयर अवार्ड, जैसा कि आपको पता है डेली हम एक अवार्ड को डिस्कस करते हैं, तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 51वां फिल्म समारोह जो कि गोवा में हुआ है, गोवा की राजधानी पणजी में हुआ है। उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है, पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे पुरस्कार मिला है, सारी जानकारी आपको हम आज यहाँ पर देने वाले हैं। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट के साथ में स्क्रीन पर दिखाई देता है। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं रिवीजन के प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। एक भारतीय अभिनेता के रूप में सबसे अधिक पुरस्कार जीतने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है? धर्मेंद्र देओल, दिलीप कुमार, परेश रावल या फिर अमिताभ बच्चन? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि दिलीप कुमार को एक अभिनेता के रूप में सबसे अधिक पुरस्कार जीतने का गिनीज अवार्ड मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट बोल्ड परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, वित्त आयोग, महिला आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है ए, यानी कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड परियोजना की शुरुआत की गई है। पूरी जानकारी हम कल वाली वीडियो में आपको दे चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में खादी पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी या फिर पीयूष गोयल? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि नितिन गडकरी को अभी हाल ही में खादी पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कल वाली करंट अफेयर से आपके लिए लेकर के आए हैं। अब रिवीजन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं टुडे करंट अफेयर, यानी कि 9 जुलाई 2021 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। नए बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री कौन बन गए हैं? जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, कुछ नए मंत्री बनाए गए हैं, कुछ का जो है यहाँ पर मंत्रालय चेंज किया गया है। तो वहीं से एक प्रश्न आपके सामने बन करके आ रहा है कि नए बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्री कौन बन गए हैं? सर इससे पहले कौन था? तो इससे पहले नितिन गडकरी जी थे। अब यहाँ पर कौन बन गया यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन डी है सर्बानंद सोनोवाल। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि सर्बानंद सोनोवाल को नया बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री बनाया गया है। बाकी के 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन्हें कौन सा प्रभार दिया गया है आइए इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। इसमें सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय सौंपा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। अमित शाह अपने पुराने गृह विभाग के अलावा नए सहकारिता मंत्री भी बनाए गए हैं, यानी कि सहकारिता विभाग भी अब अमित शाह को दे दिया गया है। इससे पहले वे भारत के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ में शिक्षा मंत्री भी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय यहाँ पर नाम चेंज किया गया है, शिक्षा मंत्रालय रखा गया है 2020 में। तो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान कौशल को यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ साथ में शिक्षा मंत्रालय भी सौंपा गया है। ये चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस ई कॉमर्स कंपनी ने डिजिटल केंद्र के नाम से अपना पहला ब्रिक एंड मोर्टार संसाधन केंद्र चालू किया है? सर ये डिजिटल केंद्र क्या है, सारी जानकारी आपको देंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, व्हाट्सएप या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि अमेजन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र यहाँ पर चालू किया है, जिसका नाम है मतलब ब्रिक एंड मोर्टार केंद्र यहाँ पर चालू किया है डिजिटल केंद्र के नाम से। आइए इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए,
तो अमेजन इंडिया ने गुजरात के सूरत में अपना पहला ब्रिक एंड मोर्टार संसाधन केंद्र, डिजिटल केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। नाम याद रखिएगा, डिजिटल केंद्र इसका नाम है। यह भारत में 10 मिलियन छोटे और मध्यम व्यवसायियों को डिजिटलाइज करने के लिए मिशन के अनुरूप है। यानी कि 10 मिलियन जो छोटे व्यवसायी हैं, इन सबको डिजिटल कनेक्ट करेगा। यानी कि उनका पेमेंट जो होगा वो आपका डिजिटली होगा, सारी चीज़ें वो आपके पास डिजिटल रूप से पहुँचाएंगे। यानी कि अमेजन के माध्यम से वे अपना व्यापार करेंगे। सारी चीज़ें डिजिटलाइज करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है अमेजन के द्वारा। इसलिए अमेजन इंडिया ने अपना जो है ये नया संस्करण केंद्र चालू किया है, जिसका नाम है डिजिटल केंद्र। ठीक है, देखिए, डिजिटल केंद्र वॉक इन प्रतिष्ठानों के रूप में कार्य करेंगे और एमएसएमई को ई कॉमर्स के लाभों के बारे में जानने और कई तृतीय पक्ष सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये वॉक इन केंद्र होंगे, यानी कि आपने ऑर्डर किया, आपके घर पर सामान आ जाएगा डिजिटली माध्यम से। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसने डिजिटल केंद्र चालू किया है? अमेजन ने चालू किया है, अमेजन इंडिया ने चालू किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वीरभद्र सिंह का भी हाल ही में निधन हो गया। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तमिलनाडु, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वीरभद्र सिंह, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। अनुभवी राजनेता, हिमाचल प्रदेश के चौथे और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे। यानी कि 4 बार ये मुख्यमंत्री बन चुके थे। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और सबसे लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश की सेवा इन्होंने की थी। सर कार्यकाल बता दीजिए। तो देखिए, उन्होंने 8 अप्रैल 1983 में पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और अंतिम बार उन्होंने 2017 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। तो याद रखिएगा, वीरभद्र सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग किसके द्वारा चालू की गई है? डीएमआरसी, ओएनजीसी, एनटीपीसी या फिर यूपीएसआरटीसी? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई है पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग। चलिए इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने प्रवेश और भुगतान के समय को कम करने के लिए भारत की पहली फास्टैग एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई आधारित पार्किंग सेवा शुरू की है। ठीक है, तो एकीकृत भुगतान इंटरफेस, ये यहाँ पर यूपीआई का फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, यह सुविधा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर चालू की गई है। यानी अब आपको आना है, आपको यहाँ पर टिकट विकट कुछ नहीं कटाना है, मतलब कि जो पार्किंग वाला टिकट होता है वो कुछ नहीं कटाना, बस आप अपनी गाड़ी लेकर के आइए, पार्क कर दीजिए, आपका यहाँ पर पार्किंग चार्ज कट जाएगा। तो समय को बचाने के लिए यहाँ पर दिल्ली मेट्रो द्वारा चालू किया गया है। सबसे पहले कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर चालू किया गया है। मल्टी मॉडल एंट्रीकेशन पहल के हिस्से के रूप में स्टेशन पर ऑटो टैक्सी और ऑटो रिक्शा के लिए समर्पित इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेन का भी उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो बस महत्वपूर्ण आपके लिए है, डीएमआरसी ने कैशलेस पार्किंग चालू की है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निपुण भारत कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम चालू किया गया है। सर ये निपुण की फुल फॉर्म क्या होती है और क्या होता है निपुण भारत कार्यक्रम? आइए पूरी जानकारी देते हैं और किसने लॉन्च किया है ये भी आपको बताते हैं। देखिए, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, निपुण कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में प्रत्येक बच्चे को 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त कराने के लिए, यानी कि एक तरह से शिक्षा के माध्यम से बच्चों को ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सकें जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके लिए निपुण कार्यक्रम को चालू किया गया है प्रत्येक बच्चे के लिए। कब तक? जो इसका टारगेट रखा गया है 2026 और 27 तक का। ठीक है, निपुण का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा किसका? निपुण का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन प्रवाह किस हवाई अड्डे के द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट या फिर इंदौर एयरपोर्ट? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि कोचीन एयरपोर्ट के द्वारा ऑपरेशन प्रवाह चालू किया गया है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, कोचीन हवाई अड्डे ने ऑपरेशन प्रवाह चालू किया है। यह एक बहुआयामी आधारभूत संरचना कार्यक्रम है जो कोचीन हवाई अड्डे द्वारा जिला प्रशासन और विभिन्न स्थानीय सरकारों के साथ पहले से शुरू की गई बाढ़ शमन परियोजना को एकीकृत करने के लिए लक्षित है। ठीक है, तो जो बाढ़ आ जाती है बार बार, तो उसके बारे में उसके बारे में मतलब कि लक्षित है एक तरह से, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, मतलब प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसके बारे में ये जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है, ये जो ऑपरेशन प्रवाह चालू किया गया है। CIAL, अब ये सर CIAL क्या है? तो कोचीन इंटरनेशनल
एयरपोर्ट लिमिटेड, CIAL का फुल फॉर्म हो जाएगा। आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में CIAL दे देगा तो भी आपको याद रखना है ऑपरेशन प्रवाह जो है वो CIAL का है, यानी कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का ये कोचिन जो है ऑपरेशन प्रवाह है। व्यापक बाढ़ शमन गतिविधियों के लिए लगभग 130 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है। तो जो बाढ़ आ जाती है उसको लेकर के यहाँ पर 130 करोड़ रुपए का खर्चा किया जा रहा है CIAL के द्वारा, ठीक है, जिससे कि जो उड़ानें होती है वो बाढ़ की वजह से प्रभावित ना हो, उसके लिए ये कार्य किया जा रहा है CIAL के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सेगमेंट हमारा आ रहा है 9 जुलाई 2021 महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश करंट अफेयर के प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, मध्य प्रदेश के किस इंजीनियरिंग कॉलेज ने अभी हाल ही में अपने 75वें गौरवशाली वर्ष में प्रवेश किया है? रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज ने यहाँ पर अपने 75वें गौरवशाली वर्ष में प्रवेश किया है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर जो है एक समारोह का उद्घाटन भी किया है। आइए देखते हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के 75वें वर्ष में प्रवेश पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया है। ये आपको याद रखना। अमृत महोत्सव कहाँ पर मनाया गया मध्य प्रदेश में? तो याद रखना आपको कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश में, ठीक है। उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर एक कदम सृजन के तहत स्थापित सेंटर फॉर इंक्यूबेशन, डिजाइन एंड इनोवेशन और नवीन टीचिंग ब्लॉक का भी शुभारंभ किया। ये दोनों ब्लॉक भी कहाँ पर हैं? तो जबलपुर में स्थित हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जबलपुर की इस धरोहर को हम विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो मतलब विश्व लेवल पर यहाँ पर लेकर के जाने की बात की है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो किस जिले में खुदाई के दौरान 10वीं शताब्दी की पाषाण प्रतिमा मिली है? इंदौर, भोपाल, उमरिया या फिर विदिशा। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि उमरिया में अभी हाल ही में 10वीं शताब्दी की पाषाण प्रतिमा मिली है। सर ये प्रतिमा किसकी है? आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, उमरिया जिले की चंदिया में खुदाई के दौरान पत्थर की एक खंडित प्रतिमा मिली है। सिर पर मुकुट तथा आभूषण पहने कमर के ऊपर तक के हिस्से की करीब 1.5 फुट की यह प्रतिमा भगवान विष्णु की मानी जा रही है। यह नृत्यांगना सौंदर्य स्वरूप में है। हर संभव मतलब संभव है कि ये जो मूर्ति आपको मिली है, ये मूर्ति भगवान विष्णु के अर्धनारीश्वर स्वरूप की है। इससे पहले जो है यहाँ पर, यानी कि जो चंदिया है उमरिया का, यहाँ पर इससे पहले भगवान शिव की मूर्ति मिल चुकी है, भगवान विष्णु की और खंडित मूर्तियाँ यहाँ पर मिल चुकी हैं। इसलिए यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो मूर्ति है वो भी भगवान विष्णु की ही मूर्ति है, जो कि एक अर्धनारीश्वर स्वरूप उनका हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है स्टैटिक जीके की सुपर स्तंभ क्लास सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? प्रश्न को गौर से पढ़िएगा। यहाँ पर कोशिका की खोज नहीं पूछी जा रही है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, ल्यूवेनहॉक, मैडम क्यूरी या फिर जॉन मैकॉर्थी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमने तो रॉबर्ट कोच सुना है। तो आइए बाकी बचे हुए तीनों ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी एवं मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक, यानी कि जो रॉबर्ट कोच हैं इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, आपको याद रखना है। मैडम क्यूरी तीसरा ऑप्शन है, तो मैडम क्यूरी का संबंध रेडियम की खोज से है, ठीक है। और जॉन मैकार्थी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाते हैं, जॉन मैकार्थी। तो चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड या फिर बिहार। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि ओडिशा में स्थित है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। ओडिशा के अन्य राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो भितरकनिका और गहिरमाथा, ये दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो भी आपके ओडिशा के ही हैं। एक यहाँ पर करंट का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। ओलिव रिडले कछुए के 1.5 लाख बच्चे अभी हाल ही में यहाँ पर गहिरमाथा जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर पाए गए हैं। तो ओलिव रिडले कछुए कम होते चले जा रहे हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन यहाँ पर 1.5 लाख यहाँ पर बच्चे पाए गए हैं ओलिव रिडले कछुए के। कहाँ पर? भीतरकनिका में, ठीक है। भीतरकनिका और गहिरमाथा दोनों राष्ट्रीय उद्यान में। आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में से कहीं भी या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि केवल और केवल लोकसभा में सबसे पहले धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक पर कोई भी संयुक्त बैठक नहीं होती, याद रखिएगा। धन विधेयक के संबंध में कोई भी संयुक्त बैठक नहीं होती है, क्योंकि इसे पहले से ही राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, ठीक है। अब संयुक्त बैठक की बात कर लेते हैं। तो संयुक्त बैठक की
की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है एवं उपराष्ट्रपति इसमें भाग नहीं लेता है। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 108 जो है वो संयुक्त बैठक से संबंधित है। सर धन विधेयक का भी आर्टिकल बता दीजिए साथ साथ में। तो जो धन विधेयक है वो आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है और आपको याद रखना है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अब लोकसभा अध्यक्ष से बड़ा होता है उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति इस बैठक में भाग नहीं लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020। ठीक है, आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो यह महोत्सव 16 से 24 जनवरी 2021 तक चला है। याद रखिएगा, डेट 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक भारत में 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। सर कहाँ पर किया गया, तो इस महोत्सव का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में किया गया। इस महोत्सव में फोकस देश पूछ लिया जाता है, तो फोकस देश कौन था, तो बांग्लादेश को इस महोत्सव का फोकस देश माना गया था। ठीक है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड इसी जो है समारोह में दिया जाता है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2020 डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस को दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा क्योंकि एनटीपीसी में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है कि डेनिश फिल्म यानी कि डेनमार्क की फिल्म है इनटू द डार्कनेस, इसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। सर सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया है, तो सिल्वर पीकॉक अवार्ड चैन नियन ताइवान के हैं ये, इनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहा है, तो याद रखिएगा त्सु चुआन लियू साइलेंट फॉरेस्ट मूवी के अभिनेता हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। सर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बता दीजिए, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसमें जोफिया स्टेफीज रही हैं, जिन्हें आई नेवर क्राई फिल्म के लिए यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इन सभी में बनेगा, तो इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ये एक भारतीय अभिनेता हैं और अभी हाल ही में जो एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम हुआ है, कम से कम 10 बार 10 शिफ्टों में यह प्रश्न पूछा गया है कि इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट है हमारा कल के प्रश्न की बात करते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। सही आंसर है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। आइए देखते हैं किस किसने यहाँ पर जानकारी दी है। तो शैलेंद्र चौधरी ने बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है, काफ़ी कुछ नया यहाँ पर सीखने को मिलेगा शैलेंद्र चौधरी जी के कमेंट के द्वारा, तो इनके कमेंट को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं लवली तिवारी की। तो लवली तिवारी ने भी एक बार फिर से बहुत अच्छा यहाँ पर आंसर दिया है और इन्होंने बताया कि सर वन ऑफ द शॉर्टेस्ट बैटल इन द इंडियन हिस्ट्री, सबसे कम समय तक चलने वाला यह भारतीय इतिहास का बैटल है जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है लवली तिवारी जी के कमेंट में। तो लवली तिवारी जी के कमेंट को भी जरूर पढ़िएगा, शैलेंद्र चौधरी जी के कमेंट को जरूर पढ़िएगा। अंतिमा तिवारी जी ने भी यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी है कब से कब तक चला था। उसके बाद में पूनम विश्वकर्मा की दुनिया ने भी यहाँ बहुत अच्छी बात बताई है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। उसके बाद सचिन पाराशर ने बहुत अच्छा यहाँ पर जानकारी दी है, डेट भी इन्होंने बताई है। उसके बाद पूनम रजक ने बिल्कुल सही बताया है। उसके बाद राधेश्याम शुक्ला ने बिल्कुल सही बताया है पूनम रजक के बाद में। उसके बाद में आरती लोधी ने बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है। अवंतिका शुक्ला ने बिल्कुल सही बताया है। पूजा दांगी ने भी बिल्कुल सही बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और एक दूसरे के कमेंट को जरूर पढ़ लिया कीजिए क्योंकि हर कमेंट अपने आप में यूनिक होता है, जैसा कि हम यहाँ पर शैलेंद्र चौधरी और लवली तिवारी और अंतिमा तिवारी जी के कमेंट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो हर एक कमेंट इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि पढ़ लीजिए क्योंकि हर एक कमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का प्रश्न कौन सा है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आइए देखते हैं। तो मुगल सल्तनत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, इसके बारे में इस प्रश्न के बारे में आपको जानकारी देना है कि मुगल सल्तनत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। बाकी रोज दोपहर में 12:30 बजे हम एमपीपीएससी वालों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। आज हम आपके लिए 2 प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। पहला प्रैक्टिस सेट आपका कंप्यूटर का होगा और दूसरा प्रैक्टिस सेट आपका एमपी का होगा, क्योंकि समय आपके पास में कम है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे। ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि रोज सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए ऐसे करंट अफेयर और दोपहर में 12:30 बजे आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।